Assalamualaikum. My name is Muhammad Riaz, your biology teacher from Stars Academy, Head Office, Johar Town, Lahore. आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप बताइए व्हाट इज़ एंजाइमोलॉजी। आपको मालूम है कि स्टडी ऑफ एंजाइम्स इज़ कॉल्ड एंजाइमोलॉजी। और एंजाइम किसे कहते? नेम से इंडिकेट होता है एन इनसाइड को कहते। और जाइम की एटमोलॉजी यीस्ट है। चूँकि इसको सबसे पहले यीस्ट के अंदर देखा गया, इसलिए तो नाम रखा है एंजाइम। और प्यारे बच्चों, इस एंजाइम को हम बायोकैटालिस्ट कहते। आज हमने जिन दो टॉपिक्स पे फोकस करना है, अंडरस्टैंड करना है, वो है फैक्टर्स इफेक्टिंग दी रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, और दूसरा जो टॉपिक हमने आज पढ़ेंगे वो इनहिबिटर्स हैं। तो आइए सबसे पहले फैक्टर्स के हवाले से बात करते। याद रखिए, एंजाइम्स की केमिकल कंपोजिशन के हवाले से बात कीजिए, वो बहुत स्पेसिफिक होती है। यानी अगर प्रोटीन है तो उसमें अमाइनो एसिड का नंबर और सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, फिर उसका जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ जो एंजाइम की केमिकल कंपोजिशन को बदले, एंजाइम्स की जो केमिस्ट्री है उसको बदले, या एंजाइम के स्ट्रक्चर को बदले, प्यारे बच्चों, वो सारे फैक्टर्स इफ़ेक्ट करेंगे किसको? एंजाइम्स कैटालिसिस को। आइए जिन फैक्टर्स के ऊपर आज बात करनी है वो देख लीजिए कौन कौन से। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे बात होगी। उसके बाद फिर हम बात करेंगे किस पे? एंजाइम कंसंट्रेशन पे। एंजाइम कंसंट्रेशन के बाद फिर हम देखेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी। और प्यारे बच्चों, लास्ट में हमने बात करनी है किसकी? इफेक्ट ऑफ पीएच की। तो सबसे पहले बात करते किस पे? एंजाइम कंसंट्रेशन पे। नहीं, उससे पहले बात करेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे। और याद रखिए, आपने जिस चीज़ की कंसंट्रेशन का इफ़ेक्ट देखना हो, जिस फैक्टर का इफ़ेक्ट देखना हो, उसे ही सिर्फ वेरी करना होता है। उसे चेंज करेंगे और रिमेनिंग सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे, और फिर देखेंगे उस पर्टिकुलर फैक्टर को चेंज करने से रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो आज जब हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के हवाले से बात करेंगे तो बकिया सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे, जो वेरी करेंगे, जो चेंज करेंगे, वो किसको? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को। एक जुमला सुनिए, हम कहते रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट अनलिमिटेड एंजाइम कंसंट्रेशन। यानी प्यारे बच्चों, अगर आपके पास एंजाइम्स बहुत ज़्यादा हों, फॉर एग्जांपल आपके सर यहाँ पर एंजाइम बना रहे और आपके सर ने ये बेतहाशा एंजाइम्स बना दिए, यानी 3 बना दिए, और सबस्ट्रेट के हवाले से बात की जाए तो वो अभी 1 ही बनाया है। वैसे तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, सेकंड्स के हवाले से बात होती है। जैसे आपको बताया था कि 1 लाख मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट के अंदर एंजाइम बदल देगा 1 सेकंड में। तो इस कदर हाई रेट ऑफ कैटालिसिस होता है। सिर्फ आसानी की खातिर ये बता रहा कि अगर 1 सेकंड में एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल दे, तो जो रेट है, जो स्पीड है, वो कितनी है? वो 1 है कि 1 सेकंड में 1 बदला है। अब आप ऐसा कीजिए कि ये जो सबस्ट्रेट हैं इनको बढ़ा दो, तो प्यारे बच्चों क्या होगा? अब 1 सेकंड में 2 एंजाइम 2 सबस्ट्रेट पर एक्ट करेंगे, 1 सेकंड में 2 प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाएंगी।
रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। यही तो आपको बताना कि अगर एंजाइम्स अनलिमिटेड हों, एंजाइम बहुत ज़्यादा हों, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? सबस्ट्रेट के। यानी आप सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाइए, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहेगा। अब प्यारे बच्चों, अगर आप सबस्ट्रेट और एंजाइम के हवाले से बात कीजिए तो तीन बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये है, अगर सबस्ट्रेट ये अगर कम है किससे? एंजाइम से। एक कंडीशन तो ये हो सकती है। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी? या तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए किसके? एंजाइम के। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा हो किससे? एंजाइम से। इसके सिवा कोई और कंडीशन हो सकती है? तो नहीं हो सकती है। अब देखिए, अगर सबस्ट्रेट कम है एंजाइम से, तो प्यारे बच्चों अब क्या होगा? हम कहते इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसका इफेक्ट क्या होगा? हम कहते रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। जैसे यहां पर आप देखिए कि ये जो सबस्ट्रेट है ये कम है एंजाइम से। सबस्ट्रेट को बढ़ाने से आप देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। पहले 1 सेकंड में अगर 2 प्रोडक्ट्स मिलती थी, तो सबस्ट्रेट को बढ़ाने से अब 1 सेकंड में 3 प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो गई। अब आप देखिए सबस्ट्रेट बराबर हो गए किसके? एंजाइम से। अब क्या होगा? हम कहते अगर अब आप सबस्ट्रेट को बढ़ा दीजिए, तो प्यारे बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? हम कहते नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों? ये देख लीजिए, जैसे यहां पे अगर सबस्ट्रेट बराबर हो गए एंजाइम से, तो आप देखिए सबस्ट्रेट को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। पहले भी 1 सेकंड में 3 प्रोडक्ट्स मिल रही थी, अभी भी 1 सेकंड में 3 प्रोडक्ट्स ही मिलेंगी। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन पहले था अभी भी वही है। अब एक और कंडीशन आ गई, अगर तो सबस्ट्रेट बढ़ जाए किससे? एंजाइम से। अब अगर आप बढ़ा दीजिए किसको? सबस्ट्रेट को, तो फिर हम लोग बोलते हैं कि नो इफेक्ट। नो इफेक्ट किस पे? ऑन रेट ऑफ रिएक्शन पे। इसकी वजह बताइए। वजह यह है कि अब तो ये जो एंजाइम्स हैं ये लिमिटिंग फैक्टर हैं, क्योंकि सारी एक्टिव साइट्स वो कंप्लीटली ऑक्युपाइड हैं, यानी एंजाइम्स की फुल सैचुरेशन हो चुकी। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन मजीद इंक्रीज नहीं होगा। अब आइए जो दूसरा फैक्टर है उस पे बात करें, यानी बात होगी किसकी? एंजाइम कंसंट्रेशन पे। आइए बात करते हैं किसकी? एंजाइम कंसंट्रेशन। और प्यारे बच्चों आप बताइए, इसमें हम लोगों ने जिस फैक्टर को चेंज करना है वो कौन सा होगा? वो एंजाइम होगा। और बकिया सारे फैक्टर्स को हम क्या करेंगे? कांस्टेंट करेंगे। जिस चीज का आपने इफेक्ट देखना होता है उसे क्या करना? उसे वेरी करना, उसे चेंज करना, फिर देखना उस फैक्टर की वेरिएशन से रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ। फिर वही एक जुमला गौर से सुनना आपने कि अगर सबस्ट्रेट अनलिमिटेड हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम्स। यानी सबस्ट्रेट अगर बेतहाशा हो तो एंजाइम्स को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ये डायरेक्ट एसोसिएशन, यानी यही 3 कंडीशंस फिर लिख रहा हूं बेटे। 3 कंडीशंस ही हो सकती हैं, यानी अगर एंजाइम्स ज्यादा हों, बल्कि ये देखिए अगर एंजाइम्स कम हैं सबस्ट्रेट से, तो प्यारे बच्चों क्या होगा? हम कहते एंजाइम्स को बढ़ाने से क्या इफेक्ट होगा? हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिए
एंजाइम्स यहाँ पर 3 हैं और सबस्ट्रेट की बात की जाए तो ये 4 हैं। तो एंजाइम्स कम है किससे? सबस्ट्रेट से। और प्यारे बच्चों ये देखिए, अगर मैंने एक और एंजाइम को बढ़ा दिया तो क्या होगा? पहले तो 1 सेकंड में 3 प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, अब 1 सेकंड में 4 प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया। अब जरा देखिए, एंजाइम कंसंट्रेशन अगर तो इक्वल हो जाए किसके? सबस्ट्रेट के। या एक और कंडीशन हो सकती है कि एंजाइम्स अगर बढ़ जाएं किससे? सबस्ट्रेट से। तो फिर क्या इफेक्ट होगा? देख लीजिए, यहां पर एंजाइम्स बराबर हो गए किसके? सबस्ट्रेट के। तो प्यारे बच्चों, क्या मजीद एंजाइम्स को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट होगा? हम कहते नहीं होगा। क्यों? इसकी बात अभी देखेंगे। यानी फर्दर अगर आप एंजाइम्स को इंक्रीज कीजिए, कंसंट्रेशन को इंक्रीज कीजिए, हम कहते नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। अब देखिए एक और फैक्टर कि एंजाइम्स अगर बढ़ जाएं किससे? सबस्ट्रेट से, और फर्दर इंक्रीज इन एंजाइम हो जाए, यानी आपके सर ने यहां पर एंजाइम्स को बढ़ा दिया, अब क्या होगा? फिर प्यारे बच्चों वही बात है कि नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कांस्टेंट हो जाएगा। इसकी वजह क्या है? यहां पर ये जो सबस्ट्रेट हैं ये लिमिटिंग फैक्टर हैं, यानी वो मजीद हैं ही नहीं। तो प्यारे बच्चों ये इफेक्ट था। यानी 3 बातें ही हो सकती हैं, या तो एंजाइम कंसंट्रेशन कम होगी सबस्ट्रेट से, या इक्वल हो जाएगी, या ज्यादा हो जाएगी। इसके सिवा तो कोई कंडीशन नहीं हो सकती। अब आइए, एक और फैक्टर है, उसे कहते क्या? टेम्परेचर। अब हमने बात करनी है किसकी? टेम्परेचर की बात करनी है। और टेम्परेचर के हवाले से देखिए, एक वैल्यू होती है बेटे, उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं क्या? ऑप्टिमम टेम्परेचर। उस वैल्यू का नाम है क्या? ऑप्टिमम टेम्परेचर। और याद रखना, इस ऑप्टिमम की एसोसिएशन टेम्परेचर से नहीं है, रिएक्शन से है, रेट ऑफ रिएक्शन से है। हम कहते हैं द टेम्परेचर, वो कुछ भी हो सकता है। कभी 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और कभी 70 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। हम कहते हैं द टेम्परेचर, वो कोई भी हो। द टेम्परेचर at which rate of reaction is optimum maximum is known as optimum temperature. The temperature at which rate of reaction is maximum optimum is known as optimum temperature. आपसे पूछ रहा हूं कि optimum temperature for enzymes of human body 37 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दीजिए। और प्यारे बच्चों, अगर तो ऐसा कीजिए, आप इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर को कर दीजिए कम, तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन ये कम ही होगा। या अगर आप ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए तो रेट ऑफ रिएक्शन कम ही होगा। जैसे अगर किसी एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्यारे बच्चों इससे कम करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, इससे बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। चूंकि आपको बता दिया कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट ऑफ रिएक्शन ऑप्टिमम होता है, रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप ऐसा कीजिए 30 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ आना शुरू हो जाइए, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? तो यकीनन इंक्रीज होगा, क्योंकि आप ऑप्टिमम टेम्परेचर की तरफ मूव कर रहे। अच्छा, इससे होता क्या है? प्यारे बच्चों, 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। पहली बात क्या? कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं
रिएक्टेंट हैं उनको मिलेगी क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। और दूसरी बात इसके हवाले से कीजिए तो हम लोग बोलते काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। आपके मन में आएगा कि सर काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से क्या होता है? चलें, मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी तो रिक्वायर थी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से क्या होता है? याद रखना, ऑल एंजाइम्स वर्क इन एक्वस मीडिया। इसकी वजह क्या है प्यारे बच्चों? इसकी वजह ये है, अगर यहाँ पर एंजाइम हो और यहाँ पर सबस्ट्रेट हो तो होगा क्या? अगर वाटर होगा तो प्यारे बच्चों फिर इस तरह से होगा, चूंकि वाटर मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूसली मोशन के अंदर होते हैं, और इस मोशन में होने से होगा क्या? हम कहते हैं चांस ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा। तो जिस कदर ये चांस ऑफ कोलिजन की ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ज्यादा हो जाएगी, उस कदर ज्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, उस कदर ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ड्राई प्लेस पे तो रिएक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि एंजाइम अगर यहीं पर रहा और इसका जो और जिसके ऊपर इसने एक्ट करना है, सबस्ट्रेट की बात कीजिए, वो इधर ही रहा, अब दूर दूर से रिएक्शन तो नहीं होगा। प्यारे बच्चों, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो फिर प्रोडक्ट बनेगी। तो एक्वस मीडिया में, लिक्विड मीडिया में इसीलिए वर्किंग होती है कि इससे चांस ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट जरा देखिए, अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से आप टेम्परेचर को बढ़ाकर तो आप करना शुरू कर दें क्या? यानी 45 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शन में डिक्लाइन आएगा और फिर एंजाइम डी नेचर हो जाएगा। क्यों? अब जरा देखिए, ये सारा जहान मोशन में है, मूवमेंट हो रही है। इवन आपके घर की जो दीवार है, इसके भी एटम्स कॉन्टिन्यूसली मोशन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं बेटे, वाइब्रेशनल मूवमेंट होती है। अब इस टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा प्यारे बच्चों? वो जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो इस कदर इंक्रीज हो जाएगी, वाइब्रेशनल मोशन वो इस कदर इंक्रीज हो जाएगी कि वाइब्रेशनल मोशन वो इस कदर इंक्रीज हो जाएगी कि बॉन्ड ब्रेकेज हो जाएगी। और बॉन्ड ब्रेकेज इज नॉन एज डीनेचरेशन, यानी एंजाइम का स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहा, तो अब वो एंजाइम फंक्शन नहीं करेगा। याद रखिए होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये कोई एटम है, ये हर पल मूव कर रहे होते, वाइब्रेशनल मोशन होती है। फिर प्यारे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, और ये वाइब्रेशनल एनर्जी जब बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो ये वाइब्रेशनल मोशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। इससे क्या होगा? बॉन्ड ब्रेकेज हो जाएगा। और आपसे पूछना, वो कौन सा बॉन्ड है जो टेम्परेचर के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है? तो यकीनन वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। आप देखिए, लिक्विड फॉर्म के अंदर जो वाटर है और गैसियस फॉर्म के अंदर जो वाटर है, फर्क किस चीज़ का है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही तो है कि प्यारे बच्चों, वेपर फॉर्म में जो वाटर गया उसका फॉर्मूला भी H2O ही है, लेकिन उसकी बॉन्डिंग नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, वेपर्स की फॉर्म में चला गया। तो याद रखना, ये फर्क तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जो बॉन्ड टेम्परेचर के हवाले से बहुत सेंसिटिव है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये जो टेम्परेचर का इफेक्ट है, इससे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर और उसकी जो भी कंपोजिशन और जिस जिस एंगल पे उसकी अरेंजमेंट हुई थी वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, एंजाइम डीनेचरेशन हो जाएगी, एंजाइम इनएक्टिवेशन हो जाएगी। इसके बाद जो लास्ट फैक्टर हमने इन फैक्टर्स के हवाले से देखना है वो पीएच है। पीएच बोलिए तो क्या? हम कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये एक ऐसा स्केल है जो हमें बताता है कि किसी भी मीडियम वो एसिडिक कंडीशन में है या बेसिक कंडीशन में है। जैसे आपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पढ़ा, ऐसे मुझे आपसे पूछना कि व्हाट इज
ऑप्टिमम पीएच। जी बताइए। हम कहते the pH at which rate of reaction is optimum. Rate of enzyme catalysis is optimum. Maximum is known as optimum pH. और याद रखना, इस ऑप्टिमम पीएच से आप पीएच को कर दें कम तो प्यारे बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। या अगर आप इस ऑप्टिमम पीएच से पीएच को बढ़ा दो तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। चूंकि आपको बता दिया कि इस जगह पे मैक्सिमम एंजाइम कैटालिसिस का रेट होगा, मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन इस पीएच पे है। तो आप इससे कम कीजिए या ज्यादा कीजिए तो फिर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम ही होगा। चूंकि यहां पर ऑप्टिमम है, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम है। अब मुझे आपसे पूछना, द ऑप्टिमम पीएच फॉर एंजाइम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो प्यारे बच्चों याद रखिए वो वेरिएशन है। पेप्सिन के हवाले से बात कीजिए तो वो किसी और पीएच के ऊपर वर्क कर रहा है। एमाइलेज की अपनी पीएच है। अब जरा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि स्लाइट, हम कहते स्लाइट इंक्रीज और डिक्रीज इन पीएच कॉजेज व्हाट, हम कहते हैं रिवर्सिबल आयोनाइजेशन। रिवर्सिबल आयोनाइजेशन। लेकिन प्यारे बच्चों याद रखना, एक्सट्रीम इंक्रीज और डिक्रीज इन पीएच कॉजेज व्हाट, हम कहते डीनेचरेशन। और बोलिए तो क्या, बॉन्ड ब्रेकेज हो जाएगा। इसीलिए तो प्यारे बच्चों जो एंजाइम आपकी ओरल कैविटी के अंदर फंक्शनल, वो स्टमक के अंदर जाकर क्या नॉन फंक्शनल, उसकी डीनेचरेशन हो जाएगी। बल्कि वो जो सलाइवरी एमाइलेज है फिर उसकी भी डाइजेशन हो जाएगी और उसके अमाइनो एसिड्स को भी रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। तीन कंडीशंस देखिए जरा, कि जब आप ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर देंगे फिर बॉन्ड ब्रेकेज होती है। लेकिन कम करने से एंजाइम इनएक्टिव तो होना शुरू हो जाएंगी लेकिन बॉन्ड ब्रेकेज नहीं होती है, डीनेचरेशन नहीं होती है। और दूसरा फैक्टर ये है एक्सट्रीम इंक्रीज इन पीएच, इससे भी डीनेचरेशन होती है। और एक्सट्रीम डिक्रीज इन पीएच, इससे भी क्या डीनेचरेशन होती है। अब प्यारे बच्चों कुछ पीएच के हवाले से वैल्यूज हैं, उनको आपने रखना याद। और आपके सर को तो भूल जाया करता था, निमोनिक्स बना ली, एक फॉर्मूला बना लिया। वो ऐसे कैसे, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सी, सस्पेंशन हो गई उसकी, सस्पेंडेड फॉर्म में ही रही, हो नहीं सकी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सी थी, सस्पेंडेड हो गई। तो प्यारे बच्चों यानी किसी बहाने से आपने क्या करना, याद करना। मेरे एक स्टूडेंट ने फॉर्मूला बनाया, वो कहता है ऐसे, आप सी क्यूट सस पाकिस्तान में। तो उसने इस तरह से बनाया। यानी आप बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप कोई याद करने की खातिर कोई निमोनिक्स कोई फॉर्मूला बना लिया करते। जैसे ये जो पहला एंजाइम है इसकी बात कीजिए तो कौन है, हम कहते पेप्सिन है। फिर एस यहाँ पर भी है, एस यहाँ पर भी है। जो पहले आएगा उसके स्पेलिंग कम कर लीजिए। यानी प्यारे बच्चों हम कहते सुक्रेज है। फिर ई से एंटीरो काइनेज है। फिर एस यहां पर भी आता है और यहां पर भी आ गया, स्पेलिंग ज्यादा होंगे। यानी सेलाइवरी एमाइलेज है। और फिर सी सी आता है तो ये पहले के स्पेलिंग कम है, कैटालेज है। फिर काइमोट्रिप्सिन है।
फिर प्यारे बच्चों हम कहते पैंक्रियाटिक लाइपेज है। और फिर एक और एंजाइम्स को देखिए, उसे क्या कहते, आर्जिनेज है। और इनकी एंजाइम के जो नोमेनक्लेचर है उसके अंदर आमतौर पर ऐसा होता है कि इसके साथ ASE आ रहा होता है, और कुछ नोमेनक्लेचर से पहले भी नाम रखे गए, जैसे पेप्सिन की बात कीजिए। अब प्यारे बच्चों, अब पर्टिकुलर इनकी जो पीएच है और किस पीएच पे इनका ऑप्टिमम रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इसे देख लीजिए। हम कहते पेप्सिन के हवाले से बात कीजिए तो 2.00 होता है, और सुक्रेज का हम कहते हैं 4.50 है। एंटीरोकाइनेज की बात कीजिए तो 5.50, और सलाइवरी एमाइलेज 6.80, और कैटालेज की बात कीजिए तो 7.60, और काइमोट्रिप्सिन की बात कीजिए तो हम कहते हैं 7.002 टू 8.00, और पैंक्रियाटिक लाइपेज की बात कीजिए 9.00, और आर्जिनेज की बात कीजिए 9.70। जो हाईली बेसिक मीडियम के ऊपर वर्क करता है एंजाइम, वो आर्जिनेज है। और जो प्यारे बच्चों लोएस्ट पीएच के ऊपर वर्क कर रहा है, वो पेप्सिन है। और जो हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में वर्क कर रहा है, वो पेप्सिन है। ऐसे भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि कोई 3 एंजाइम एसिडिक मीडियम वाले हों जिनकी ऑप्टिमम पीएच एसिडिक पीएच हो, और फोर्थ ऑप्शन में कोई ऐसा एंजाइम हो कि उसकी ऑप्टिमम पीएच बेसिक वाली हो। फिर ऐसे भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि कोई 3 एंजाइम ऐसे हों जिनकी ऑप्टिमम पीएच बेसिक वाली हो, और एक ऑप्शन में ऑप्टिमम पीएच एसिडिक वाला एंजाइम हो। तो इस तरह से लास्ट ईयर्स के अंदर एमसीक्यूज पूछते रहे हैं। एंजाइमोलॉजी में दूसरा टॉपिक जो हम आज पढ़ेंगे वो इनहिबिटर है। आप बता दीजिए इनहिबिटर क्या होता है। नेम से इंडिकेट होता है कोई ऐसा सब्सटेंस जो इनहिबिट कर दे। तो हम कहते अ केमिकल सब्सटेंस दैट इनहिबिट्स और सप्रेसेस द एंजाइम एक्टिविटी इज नॉन एज इनहिबिटर। ज्यादा होंगे तो क्या, इनहिबिटर्स। और प्यारे बच्चों इनहिबिटर्स के हवाले से बात कीजिए तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते क्या, कंपेटिटिव इनहिबिटर, और जो दूसरी टाइप है उसे हम कहते क्या, नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर। अब देखिए नेम से इंडिकेट होता है ये जो कंपेटिटिव इनहिबिटर है इसका किसी के साथ कंपटीशन होगा और किसी सेम चीज के लिए होगा। तो हम कहते इस कंपेटिटिव इनहिबिटर की स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है सबस्ट्रेट से। तो प्यारे बच्चों दोनों की चाहत एक्टिव साइट होती है। अब या तो कंपेटिटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट को ऑक्युपाई कर लेगा या कौन, सबस्ट्रेट। अब इन दोनों में से कौन करेगा, दोनों के बीच में कंपटीशन है। और याद रखिए जो ज्यादा कंसंट्रेशन में होगा उसके लिए प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उसका चांस ज्यादा है कि वो एक्टिव साइट को ऑक्युपाई कर ले। चूंकि स्ट्रक्चर के हवाले से बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी होती है। एक एग्जांपल देखिए, एक एंजाइम है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। एक एंजाइम है और उसे बोलते क्या, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। अब देखिए नेम से इंडिकेट होता है कि भाई एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करेगा, डिहाइड्रोजिनेशन यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करेगा। कहां से, सक्सिनेट से। इसीलिए तो इस एंजाइम का नाम रखा है क्या, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। और फिर इसका जो प्रोडक्ट है कैटालिसिस किस तरह से है वो ये देख लीजिए, किताब ने बनाया ऐसे है कि ये आपके सर ने मॉलिक्यूल बना रहे, कौन सा, सक्सिनेट का, और ये 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड।
और बेटे मुझे आपसे पूछना, ये सक्सीनेट आपने कहाँ पे पढ़ा है? क्रेब्स साइकिल के अंदर पढ़ा होगा। सक्सीनेट से फिर फ्यूमारेट की फॉर्मेशन होती है। तो ये 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और इसका नाम है क्या? सक्सीनेट। और प्यारे बच्चों, ये गौर कीजिए, आपके सर ये एंजाइम की एक्टिव साइट बना रहे और इस एक्टिव साइट के अंदर ये मौजूद है कौन? हम कहते सक्सीनेट डिहाइड्रो। ये सक्सीनेट मौजूद है किसमें? एक्टिव साइट ऑफ सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस। और प्यारे बच्चों, इस एंजाइम का फंक्शन क्या? सक्सीनेट में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। कैसे? ये हाइड्रोजन और ये फिर ऐड हो जाएंगे FAD में और वो चेंज हो जाएगा FADH2 में। और बेटे फिर क्या होगा? ये आपस में इस तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और डबल बॉन्ड फॉर्म होने के बाद ये मॉलिक्यूल देख लीजिए, ये क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। एक हाइड्रोजन तो ये वाला रहा और इसका ये वाला रहा और फिर बकिया मॉलिक्यूल आप देख लीजिए, ये वैसे का वैसा है। आप मुझे बताइए, ये जो अभी आपके सर ये मॉलिक्यूल बना रहे, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या? भाई सक्सीनेट से फ्यूमारेट की फॉर्मेशन होती है और आपको मालूम है FAD ये चेंज हो जाता है किस में? FADH2 में। अब आपने इस सक्सीनेट को जहन में रखना, मैं एक और मॉलिक्यूल बना रहा हूं, गौर करना आपने। यानी ऐसे मॉलिक्यूल है, ये है ये मॉलिक्यूल, फिर ऐसे ही डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, इधर ऑक्सीजन नेगेटिव, इधर भी ऐसे, और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी आपके सर ने बना दिया क्या? हाइड्रोजन। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ क्या? एंजाइम। और इस एंजाइम का नाम मालूम क्या? ये वही एंजाइम है जिसे आपने कहा क्या? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस। और प्यारे बच्चों, ये जो मॉलिक्यूल है ना, इसे मेलोनिक एसिड मेलोनेट बोल दीजिए। तो हम लोग बोलते ये जो सक्सीनेट है और मेलोनेट, इन दोनों की स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है, इसकी वजह से ये भी एक्टिव साइट के अंदर आ सकता है और सक्सीनेट भी आ सकता है। सक्सीनेट अगर आ जाए तो फिर क्या हो जाएगी? कैटालिसिस हो जाएगी, यानी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन अगर इसका जो कंपेटिटिव इनहिबिटर है ये अगर आ जाए तो हम कहते हैं नो कैटालिसिस, नो रिएक्शन। इसकी वजह क्या? आप देखिए डिहाइड्रोजिनेज है, हाइड्रोजन यहां से तो आ गया तो दूसरा किधर से निकालेंगे? तो प्यारे बच्चों, यहां पर ये प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा। तो याद रखना, ये जो कंपेटिटिव इनहिबिटर होते हैं ये हमेशा एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उस पर अटैक करेंगे। अब नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर के हवाले से बात कीजिए तो इसका जो अटैक है वो किस जगह पर होता है? तो प्यारे बच्चों, हम लोग कहते कि साइट अदर देन एक्टिव साइट, ये उस पर अटैक करेंगे। और प्यारे बच्चों, वो साइट कौन सी होती है और ऐसे एंजाइम्स कौन से हैं? याद रखिए, ऐसे एंजाइम्स को हम लोग बोलते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। एलोस बोलिए तो क्या? अदर को कहते, स्टेरिक स्ट्रक्चर को बोलते, साइट को भी बोलते, यानी कोई अदर साइट होगी। एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते और उनके अंदर जो एक अदर साइट, यानी साइट अदर देन एक्टिव साइट हो, उसे क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक साइट। तो जो नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर, इनका हमेशा अटैक होता है साइट अदर देन एक्टिव साइट। तो आप पूछेंगे कि सर अगर एक्टिव साइट पर अटैक नहीं हो रहा फिर तो कैटालिसिस होना चाहिए, लेकिन प्यारे बच्चों वो कैटालिसिस नहीं होता। अब उस कैटालिसिस के ना होने की वजह क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सर ने यहां पर ये एक बना दिया एंजाइम और ये इसकी क्या है? एक्टिव साइट है। और प्यारे बच्चों, ये जो साइट है आप इसको बोल दीजिए क्या? एलोस्टेरिक साइट है, रेगुलेटर साइट है। और प्यारे बच्चों, ये इनहिबिट करने की सलाहियत भी रखती है और उसको प्रमोट करने की भी
कैटालिसिस की प्रमोशन भी इस साइट की वजह से है। जैसे अगर कोई इनहिबिटर आकर इस साइट के ऊपर कर दे अटैक, तो प्यारे बच्चों फिर होगा क्या? हम कहते हैं प्रोटीन के अंदर चेंज आता है, शेप के अंदर चेंज आता है, वो जो कन्फर्मेशनल चेंज है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आता है। तो ये जहां जहां पे पहले अमाइनो एसिड थे, अब अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट यानी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, पहले अगर कोई अमाइनो एसिड इस जगह पर था तो पॉसिबिलिटी है वो इस जगह पर आ जाए। तो प्यारे बच्चों, अगर जेन्युइन सबस्ट्रेट इसके अंदर बाइंड भी करे तो कैटालिसिस नहीं होगा, क्योंकि अमाइनो एसिड की जो पोजीशन है वो इसके अंदर चेंज हो गई, शेप बदल गई, तो अब कैटालिसिस नहीं हो सकता। तो ऐसे इनहिबिटर्स जो साइट अदर देन एक्टिव साइट पर अटैक करें, उन्हें नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स बोलते हैं। और नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स की जो एग्जांपल्स हैं उनके हवाले से बात कीजिए तो हम कहते हैं सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल्स, यानी प्यारे बच्चों उन हैवी मेटल्स में बात होती है किसकी? कॉपर की बात होती है। फिर ऐसे ही इन हैवी मेटल्स के अंदर और बहुत सारी हैं, और ये हैवी मेटल्स का फंक्शन क्या होता है? तो हम कहते हैं आपको प्रोटीन के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलता है, यानी अगर ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये एक और पॉलीपेप्टाइड चेन है, इन दोनों के बीच में ये डाइसल्फाइड ब्रिज होता है। तो बेसिकली इनका फंक्शन क्या है? ये जो ब्रिज है, ये जो बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाएगा, और अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर तो आपको मालूम है कि स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, जो अरेंजमेंट थी उसमें आ गया चेंज, तो एंजाइम कैटालिसिस स्टॉप हो जाएगा। फिर मरकरी के हवाले से बात होती है, सिल्वर के हवाले से बात होती है। ये जो हैवी मेटल्स हैं ये इस डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, और ये बॉन्ड कहाँ पर, किस लेवल पर मिलता है? प्राइमरी लेवल भी देखा था, सेकेंडरी भी था, लेकिन याद रखिए टर्शरी लेवल के ऊपर आपको ये बॉन्ड मिलता है। तो इस बॉन्ड की क्या हो गई? ब्रेकेज हो गई, तो एंजाइम नॉन फंक्शनल हो जाएगा। इसके बाद फिर एक और देखिए, मॉलिक्यूल के हवाले से बात करें तो आप कहते हैं जी क्या? सायानाइड है। अब सायानाइड क्या होता है? हम कहते हैं कार्बन ने अगर डबल बॉन्ड बनाया हो नाइट्रोजन से और एक बॉन्ड इसका ऐसे फ्री है, यहाँ पर कोई भी अटैच हो सकता है, ये पॉइजन्स हैं बेटे, और इनका फंक्शन क्या है? यानी ये एंजाइम्स को किस तरह से इनहिबिट करेंगे? हम कहते हैं ये साइट अदर देन एक्टिव साइट पर अटैक करेंगे, और इससे होगा क्या? हम कहते हैं वो कन्फर्मेशनल चेंज हो जाएगा, और उसकी वजह से एंजाइमेटिक प्रोसेसेस स्टॉप हो जाएंगे। और कौन सा एंजाइम है? हम कहते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जो एटीपी प्रोडक्शन के अंदर, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा। मुझे आपसे कुछ बातें पूछनी कि हमने तो सुना है कि अगर कोई जहर खा ले, पॉइजन खा ले, तो इंसान फोत हो जाता है बेटे, इंतकाल हो जाता है उसका। इसकी क्या वजह? यही तो बताया कि ये एंजाइम्स के इनहिबिटर हैं। अगर केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो गए और एटीपी की फॉर्मेशन नहीं हो रही, तो प्यारे बच्चों फिर क्या होगी? डेथ हो जाएगी। और इसी तरह से अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो आप एंटीबायोटिक्स खाया करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो एंजाइम्स के इनहिबिटर होते हैं, और बैक्टीरियल बॉडी में अगर केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो गए तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, और यही तो चाहते हैं। और इसी से एसोसिएटेड एक प्रोसेस है, आप उसे देख लीजिए, उसे हम लोग कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन ये क्या होती है? हम कहते हैं इनहिबिशन ऑफ एंजाइम बाय एंजाइम्स एंड प्रोडक्ट, यानी एंजाइम का कोई एंड प्रोडक्ट हो और वो उस सीरीज में किसी एंजाइम को इनहिबिट कर दे, इसे क्या बोलते हैं? फीडबैक इनहिबिशन। जैसे बेटे ग्लाइकोलिसिस की बात कीजिए तो उसमें आपने पढ़ा है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज।
तो प्यारे बच्चों, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का जो इनहिबिटर है वो कौन है? पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज है। पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज का जो इनहिबिटर है वो कौन है? हम कहते अगर NADH बढ़ जाए तो ये जाकर इनहिबिट कर देगा किसको? पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज को। तो आपने देखा, एंजाइम का कोई प्रोडक्ट हो और वो एंजाइम को इनहिबिट करे, इसे क्या कहते? फीडबैक इनहिबिशन कहते। और ये अच्छा है ताकि ना तो कोई सब्सटेंस सेल में ज़्यादा हो और ना कोई सब्सटेंस सेल में कम हो, इसे फीडबैक इनहिबिशन बोलते। प्यारे बच्चों, एस्पार्टेट से थ्रियोनीन की फॉर्मेशन होती है और इसके जो स्टेप्स हैं वो कितने? 5 स्टेप्स हैं। यानी हम लोग बोलते ये एक अमाइनो एसिड एस्पार्टेट है और इससे फिर 5 स्टेप्स में, यानी 1 स्टेप है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर 5th स्टेप के अंदर थ्रियोनीन की फॉर्मेशन होती है। और ये जो थ्रियोनीन है, ये जो पहला एंजाइम है, ये इसका इनहिबिटर है। अगर थ्रियोनीन बढ़ना शुरू हो जाए तो ये जाकर इनहिबिट कर देगा फर्स्ट एंजाइम को। इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। इसे पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।